हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 5th के पार्ट 10 का लेसन पढ़ेंगे 10th एंड 100 10वां और 100वां भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको एक बच्ची है जो अपनी पेंसिल को नापना चाहती है। जब आप लोग पेंसिल यूज करते हो और आपकी पेंसिल बहुत छोटी हो जाती है तो आप कहते हो नहीं बहुत छोटी हो गई है, तो उसी तरीके से ये बच्ची अंदाजा लगा रही है स्केल से नाप करके कि उसकी पेंसिल कितनी छोटी है। तो ये गैस कर रही है, सोच रही है, और इसने लेंस की हेल्प से देखा। तो इसने क्या देखा कि इसकी जो पेंसिल है, इसने अंदाजे में वैसे क्या लगा, इसने लगाया कि लगभग ये जो पेंसिल है ना इसकी, ये 3 सेंटीमीटर होगी। कितने सेंटीमीटर होगी? 3। इसने सोचा कि हो सकता है ये 3 सेंटीमीटर हो। और जब इसने स्केल को रख के लेंस की हेल्प से नापा तो इसने देखा कि 3 सेंटीमीटर तो यही कंप्लीट हो गया। और ये कितना आगे बढ़ गया, क्योंकि चौथा सेंटीमीटर तो यहाँ और ये 3 और 4 के बीच में है। तो यहाँ पर जो ये छोटी छोटी लाइन्स है ना, छोटी छोटी लाइन्स, ये इस लाइन पर ये जा रही है। तो इसका मतलब इसने सोचा कि ये तो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो ये जो एंट है ना, चींटी, ये इसकी हेल्प कर रही है। ये कह रही है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जो है ना, 1 सेंटीमीटर 10 बराबर भाग में बटा हुआ है। ये देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रहा है ना 1 सेंटीमीटर, ये पूरा 1 सेंटीमीटर है। इसको 10 बराबर भागों में बांटा हुआ है। चाहे तो आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 बराबर भागों में क्या किया हुआ है? बांटा हुआ है। तो वही वो कह रही है, ये चींटी इसको बता रही है इस बच्ची को कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 बराबर भागों में बटा हुआ है, और हर भाग जो है ना वो 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। हर भाग 1 सेंटीमीटर का 1/10 है, 10वां भाग है। और जो एक हिस्सा है ना इसका, इस वाले डॉट से इस वाले डॉट तक, मतलब यहां से यहां तक, इसको कहा जाता है मिलीमीटर। इसको कहा जाता है मिलीमीटर। तो ये कहती है कि ओ, अब समझी कि मेरी पेंसिल 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर लंबी है। यहाँ देखो ना, 3 सेंटीमीटर तो यही कंप्लीट हो गया, और ये जो बराबर भागों में बटा हुआ ये कितना है? 1 2 3 4 5 और 6। इसलिए इसने बोला कि मेरी पेंसिल 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर बड़ी है। अब ये जो छोटी चींटी है वो कहती है कि मैं देखो कितनी बड़ी हूं, मेरा अंदाजा लगाओ कि मैं कितने मीटर या सेंटीमीटर बड़ी हूं। तो उसने देखा कि मैं तो 1 सेंटीमीटर से छोटी हूं। कितने मिलीमीटर आ रही है ये? 1 2 3। तो ये कितने मिलीमीटर है? 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर। अब ये वाली एंट पूछ रही है कि मेरे बारे में बताओ, मैं कितने मिलीलीटर हूं? मैं तो इस वाली चींटी से बड़ी हूं। तो ये देख रही है, ये देखकर बताओ, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 मिलीमीटर बड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर इज द सेम ऑफ एज 0.1, कि हम 3 मिलीमीटर को इस तरीके से भी ले सकते हैं, 0.3 मिलीमीटर। और हम इस 7 को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.7 मिलीमीटर। समझे? तो चलो फिर आगे चलते हैं। अब आगे है कि तुम अपनी पेंसिल लो। जैसे मैंने अपनी पेंसिल ली, मेरे पास ये मेरी सबसे छोटी पेंसिल थी। मैंने इसकी लेंथ नापी और मैं यहाँ पर लिखूंगी। अब आप मुझे बताओ, अपनी लेंथ नापो और बताओ मुझे कितनी है। पहले काउंट करो, ये 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने मिलीमीटर है? 6 मिलीमीटर। और मैं इसको और अलग अलग तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? 0.6 मिलीमीटर। और मैं अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ? 0.6 सेंटीमीटर। अच्छा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इन सेंटीमीटर? तो सेंटीमीटर में लेंथ हमारा इतना होगा और मिलीमीटर में इतना। समझे? तो चलो फिर आगे चलते हैं।
आगे चलने से पहले आपको एक फ्रॉग के बारे में बताती हूँ। आपने मेंढकों को तो देखा ही होगा अपने आसपास, तो आप मुझे बता सकते हो कि उनकी लेंथ कितनी होगी? मतलब जो सबसे छोटा मेंढक होता है, जो सबसे छोटा मेंढक होता है उसकी लेंथ, और जो सबसे बड़ा मेंढक होता है उसकी लेंथ। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है गोल्ड मेंढक। जो गोल्ड फ्रॉग है उसकी लेंथ सबसे छोटी होती है 0.9 सेंटीमीटर, और जो बुल मेंढक होता है उसकी होती है 30.5 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। समझे? आपकी बुक में भी होगा ना। तो चलो अब हम इससे जुड़े हुए कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे, ये कील है, इस कील को नापना है और बताना है। स्केल में हमेशा ध्यान रखना कि एक जहां से शुरू हो रहा है ना वहां से नहीं नापना होता है। जहां पर आपका 0 होता है यहां से 1 तक पहुंचे हैं, ये 0 से 1 तक पहुंचे, फिर 0 से 2 तक पहुंचे, फिर 0 से 3 तक पहुंचे, फिर 0 से 4 तक पहुंचे, तभी तो काउंटिंग स्टार्ट होती है ना। काउंटिंग 0 से ही तो स्टार्ट होती है, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो आप लोगों को भी जब कोई भी चीज की लेंथ नापनी है तो आपको 0 से नापनी है, 0 से रख कर नापनी है, तभी आप ये बता पाओगे कि यहां से ले करके ये जो ये वाला पॉइंट है ना, ये आपका 1 सेंटीमीटर कील है, और यहां तक आपका 2 सेंटीमीटर है कील का, और यहां तक आपका 3 है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे बताना है कि कील की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द नेल 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। तो हम इसको और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं। ये तो 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर हो गया। अगर मैं इस पूरी डिजिट को सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ तो 2.9 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ दिस लेडी फिंगर इज, कि इसकी लेंथ आपको देखनी है। अच्छा, आप लेंथ तो देख रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखो कि जो भिंडी है उसको रखा कैसे है इन्होंने। इन्होंने थोड़ा गलत तरीके से रख दिया है। कैसे रखा है? इन्होंने 1 से रख दिया, बल्कि इन्हें 1 से नहीं रखना था, इन्हें 1 से नहीं रखना था, क्योंकि इन्होंने जैसे रखा है ये 1 से रखा है और हमें रखना होता है 0 से। कोई नहीं, हम मेंशन तो कर ही सकते हैं, रिकाउंट तो कर ही सकते हैं। कैसे? अब हमने यहाँ से एक लाइन ऐसे डॉट डॉट कर कर हमने खींचा और हमने देखा कि ये यहाँ तक आ रहा है 9.3 तक, मतलब मैंने इसको यहाँ से काउंट करना अब शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने तो इसकी लेंथ यहाँ से दे रखी है, तो मैंने इसको माना कि ये 1 नहीं है, ये 0 है। तो ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8, 8 और ये 3, तो इसका हो गया 8 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। और अगर मैं इसे टोटल सेंटीमीटर में लिखूंगी तो 8.3, यहाँ पे 3 आएगा, 8.3 सेंटीमीटर। कोशिश करो आप भी स्केल का यूज करो और नापो अपनी बुक में, और फिर फिल करो। ठीक, चलो अब आप अपने आईज को बहुत ध्यान से यूज करना। स्केल लेना, आपके सभी के पास स्केल होगा, और ये जो 2 लाइंस दी हुई है ना यहाँ पे, इनको नापो, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी लंबी है, और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबी है। नापो स्केल से और बताओ। मैंने तो इसको नापा, और नाप कर मैंने क्या पाया कि ये वाली लाइन 4.6 और ये वाली लाइन भी 4.6 सेंटीमीटर लंबी है। मतलब इन दोनों की लेंथ जब मैंने स्केल से नापी तो बराबर है, लेकिन जब मैं आंखों से देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि सेकंड लाइन बड़ी है। लग रहा है ना देख के कि सेकंड वाली लाइन बड़ी है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि कौन सी लॉन्ग है, सी और डी। दोनों लाइन देखने में आपको कौन सी बड़ी लग रही है? मुझे तो देखने में ये सी वाली लाइन बड़ी लग रही है, मुझे तो देखने में सी वाली लाइन बड़ी लग रही है। आपको कौन सी लग रही है? आपको भी सी लग रही होगी। लेकिन जब मैंने इसको स्केल से मेजर किया, नापा, तो मैंने देखा कि ये लाइन भी 3.2 है और ये लाइन भी 3.2 है। तो इसका मतलब ये सब मेरी आंखों का धोखा है, दोनों ही लाइन बराबर है जब मैंने इनको स्केल से नापा। तो कई बार आंखों पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन जब लाइन लेटी हुई है और खड़ी है तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको नापना जरूरी है। बिना नापे आप नहीं कह सकते कि सी बड़ा है, दोनों ही लेंथ इक्वल है। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे इनकी पूंछ है, ये एनिमल्स है ना, बहुत सारे एनिमल्स आपने देखा है कि
किसी की पूंछ छोटी होती है, किसी की पूंछ बड़ी होती है, तो आपको बताना है किसकी पूंछ सबसे लंबी है। अब आप यहाँ पे देखो, ये चूहा है, ये छिपकली है, ये मियाऊ है, ये भौभौ है, ये मंकी है, ये पिग है। इनको देखो और अंदाजा लगाओ, गेस करो कि whose tail is the longest। ठीक है, अंदाजा लगाओ और फिर आप मेजर कर कर देखना कि किसकी कितनी लेंथ लंबी है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं मार्केट में, कुछ खरीदते हैं। और क्या क्या खरीदेंगे ये सब आपके पास है। ये एग है, बैग है, पेन है, साबुन है, माचिस का बॉक्स है और स्लीपर है। तो अब आपने इनके प्राइस देख लिए हैं, तो चलिए हम सामान खरीदना शुरू करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मैनी पैसा डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट, कि माचिस के डिब्बी कितने पैसे में आएगी। तो आपने पीछे देखा था कि माचिस के डिब्बी का कितना मूल्य है, 50 पैसे, 0.50 पैसे। हाउ मैनी मैच बॉक्स कैन बी गॉट फॉर ₹2.50, कि 2.50 में हम कितनी माचिस की डिब्बियां खरीद सकते हैं। तो जब 50 पैसे की एक है और दो 50 पैसे मिलकर ₹1 बनाते हैं, तो ऐसे ही 4 50 पैसे मिलकर ₹2 बनाएंगे और 5 50 पैसे मिलकर ₹2.50। तो जब 5 50 पैसे कि हम 5 माचिस की डिबिया खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 5। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी रुपीज डज द सोप कॉस्ट, एक साबुन की टिकिया का कितना दाम है। तो मैंने पीछे देखा कि एक साबुन की टिकिया जो है वो ₹8.75 है, ₹8.75, ₹8.75। ये ₹8 पूरे हैं और ₹1 में 25 पैसे कम है, क्योंकि आप लोगों को जब मैंने बताया था कि दो 50 पैसे मिलकर ₹1 बनाते हैं, ऐसे ही चार 25 पैसे मिलकर ₹1 बनाते हैं। ये कंसेप्ट मैंने आपको 4th क्लास में भी पढ़ाया था, थोड़ा बहुत तो याद होगा ही आपको। चलिए फिर इसी से अगले प्रश्न को और सॉल्व करते हैं। यहाँ बोला हुआ है कि अंडे का जो कॉस्ट है ना, वो ₹2.50, ₹2.50, मतलब वही ₹2.50 का है। कितने रुपए का है एक अंडा? ₹2.50 का एक अंडा है। तो हाउ मच विल, कितने अंडे, हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट, कि 1.5 दर्जन अंडे, एक दर्जन में कितने अंडे होंगे? 12। एक दर्जन का जो ग्रुप होता है उसमें 12 अंडे आएंगे और उसका हाफ कितना होगा? 6। तो यहाँ पर 18 अंडों की बात करी हुई है। 18 अंडे जो है, 18 एग्स जो है वो कितने के आएंगे? अगर एक ₹2.50 का है तो 18 कितने का होगा? तो हम जब 18 को ₹2.50 से गुणा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा कितना रुपया लगेगा। तो जब आप 18 को पहले 2 से गुणा करना, फिर 18 को 50 पैसे से गुणा करना। जब आप इसको ऐसे करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे ₹45 लगेंगे। अच्छा, आपको पॉइंट वाली गुणा पहले मैं थोड़ा समझा देती हूँ कि अगर आप डायरेक्ट गुणा करना चाहते हो तो कैसे करोगे। आप यहाँ पे पहले 18 लिखो और यहाँ पर लिखो 2.5। अब 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो या 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो। यहाँ पर आएगा 40, कैरी लग जाएगा 4। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे तो 5 एकम 5 और ये 4 ऐड करोगे तो 9। फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, 16 का 6 कैरी 1। यस, अब आ गया आपका 0, 5, 4। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक संख्या के बाद है तो यहाँ भी एक संख्या के बाद यहाँ आ जाएगा, और पॉइंट के बाद की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। पॉइंट से पहले अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू होगी, तो ये तो पॉइंट कट गया।
इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे कितने रुपए लगे? 45 रुपीज। अब अगला प्रश्न है ऐसे ही इसी तरीके से कुछ जुड़ा हुआ कि हाउ मैनी पेन्स कैन कनन बाय, कि वो कितने पेन खरीदेगा, कितने रुपए में? उसके पास कितने रुपए हैं? 50 रुपए उसको दिए थे सामान लाने के लिए। कितने रुपए दिए थे? 50 दिए थे। नहीं, 60 रुपए दिए थे। लिखा हुआ है ना कि उसको सामान खरीदने के लिए 60 रुपए दिए थे और उसने उसमें से 45 रुपए का अंडा खरीद लिया। तो 60 रुपए में से 45 रुपए का जब उसने अंडा ले लिया तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? बताओ। 60 में से 45 को घटाओ पहले तो। 60 रुपए थे, उसने उसमें से 45 रुपए का अंडा ले लिया। तो घटाने के बाद हमने देखा कि 6 0 तो 5 से जाएगा नहीं, तो इसने बोला 6 मुझे कैरी दे दो। तो ये हो गया कट के 10 और ये हो गया 5। 10 में से 5 गया 5 बचा और 5 में से 4 गया 1। तो उसके पास 15 रुपए बचे। अब उस 15 रुपए में से वो पेन लेना चाहता है और पेन की कीमत है 6 रुपए 50 पैसे। 6 रुपए 50 पैसे उसकी कीमत है और उसके पास 15 रुपए। तो वो कितने पेन खरीद सकता है? अगर मैं देखूं कि 6 रुपए 50 पैसे का वो एक पेन खरीदेगा तो उसके पास पैसे फिर भी बचेंगे, तो वो 2 पेन खरीद सकता है। 2 पेन की कीमत कितनी होगी? 2 पेन की कीमत के लिए ऐड कर देख लो। 13 रुपए का। कितने रुपए का होगा? 13 रुपए का उसका 2 पेन होगा। और उसके पास कितने रुपए बचेंगे? 2 रुपए बचेंगे, क्योंकि 15 रुपए में से 13 रुपए का उसने पेन खरीद लिया और 2 रुपए उसके पास बच गए। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि द प्राइस ऑफ 2 पेन इज, 2 पेन का प्राइस कितना था? 13 रुपए। क्या वह 2 कलम खरीद सकता है? तो हाँ, वो 2 कलम खरीद सकता है। यस आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब आ गया आपका प्रैक्टिस टाइम कि पॉइंट वाले आपको मैच करने हैं। तो चलिए मैच करते हैं। यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि 1/2 का मतलब होता है रुपीज में 50 पैसे, और 50 पैसे को हम रुपीज में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 1/10, 1/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/10 का मतलब होता है 10 पैसे। 1/10 का मतलब होता है 10 पैसे। और 10 पैसे को हम कैसे लिख सकते हैं रुपीज में? इस तरीके से। अगला बताओ मुझे। 5/100, इसका मतलब 5 पैसे। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं रुपीज में? इस तरीके से। अगला देखो, रुपीज में 3/4 है। 3/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 75 पैसे। और 75 पैसे को हम अगर रुपीज में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगला देखो, 99/100। 99/100 का मतलब होता है 99 पैसे। और 99 पैसे को हम रुपीज में कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से। अगला है आपका रुपीज में 1/4। 1/4 का मतलब होता है आपका 25 पैसा। ये रहा 25 पैसा। और इसको आप कैसे लिख सकते हो? इस तरीके से। तो जब आप इनको मैचिंग करोगे और देखोगे, नोटिस करोगे कि 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसे। 1 रुपए का क्या मतलब होता है? 100 पैसे। तो जो 1 होता है वो 100 पैसे का 1 भाग है। इसी तरीके से आप इस मैचिंग को कंप्लीट करोगे अपनी बुक में। इस चैप्टर का अगला पार्ट मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी। मेरा इतना साथ देने के लिए थैंक यू बच्चों। हम अगली क्लास में मिलते हैं।